नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद रेनोस। आज हम वर्ल्ड बैंक की 2021 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर ध्यान देंगे। खास तौर पर हम दो इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरियाज को समझेंगे जो इकोनॉमिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए हाईलाइट किए गए हैं, मतलब वो लोग जो ग्लोबल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। हमने इस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डेटा फॉर बेटर लाइव्स को अच्छे से पढ़ा है ताकि उसकी कोर इनसाइट्स को सरल रूप में समझाया जा सके। असल में ये रिपोर्ट दिखाती है कि डेटा का रोल डेवलपमेंट की सोच को कैसे बदल रहा है। बिल्कुल सही, और ये रिपोर्ट काफी रिच है। आज की हमारी बातचीत में हम दो इंटरकनेक्टेड थीम्स पर ध्यान देंगे। पहला, वो इनोवेटिव वेज जिनसे प्राइवेट सेक्टर द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा, जैसे कि कमर्शियल डेटा, को रीपर्पस किया जा सकता है पब्लिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। और दूसरा, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत, जो इक्विटेबल एक्सेस को प्रमोट करेगा और फाइनली इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा। आजकल ये दोनों ही एरियाज बहुत सिग्निफिकेंट रिसर्च को ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, प्राइवेट इंटेंट डेटा को रीपर्पस करना। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारा मतलब उन डिजिटल ट्रेल से होता है जो हम रोज छोड़ते हैं, जैसे फोन न्यूज़, सोशल मीडिया इंटरैक्शंस, ऑनलाइन सर्चेस वगैरह। बिल्कुल वही, ऐसा डेटा जो शुरुआत में पब्लिक गुड के लिए नहीं लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट में इसकी पावरफुल पोटेंशियल की बात की गई है कि ये कैसे डेवलपमेंट के काम में मदद कर सकता है, खासकर वहां जहां ट्रेडिशनल गवर्नमेंट डेटा यानी पब्लिक इंटेंट डेटा की गैप्स हैं। गैप्स मतलब टाइम पर ना मिलना या डिटेल की कमी। बिल्कुल, पब्लिक इंटेंट डेटा भले ही वो जरूरी हो, लेकिन उसे कलेक्ट करना बहुत कॉस्टली और टाइम लेने वाला होता है, और वो हमेशा करंट या डिटेल्ड पिक्चर नहीं दिखाता। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट इंटेंट डेटा लगभग रियल टाइम में जनरेट होता है, जिससे हमें बिहेवियर और ट्रेंड्स को लेकर ज़्यादा फाइनर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले से मौजूद ये जानकारी क्रिएटिवली यूज हो सकती है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। रिपोर्ट में इसके बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक जो मुझे बहुत पसंद आया वो था रवांडा में फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का यूज। रिपोर्ट कहती है कि इन रिकॉर्ड्स के पैटर्न से वहाँ की पॉवर्टी लेवल्स को ट्रैक और यहाँ तक कि प्रिडिक्ट भी किया गया, वो भी बहुत लोकल लेवल पर। ये इतना इम्पैक्टफुल क्यों है? क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि ऐसे लोकलाइज्ड पॉवर्टी मैप्स को यूज करके पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज को सीधे सबसे गरीब लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर हम बिग पिक्चर में देखें तो इससे गवर्नमेंट्स ज़्यादा एक्यूरेटली और फ्रीक्वेंटली सोशल प्रोग्राम्स और असिस्टेंस को टारगेट कर सकती हैं, जिससे रिसोर्सेज सही लोगों तक सही टाइम पर पहुंचे। ये तो बिल्कुल सही बात है। एक और एग्जाम्पल था, थोड़ा अलग लेकिन इंटरेस्टिंग। सोशल मीडिया डेटा का एनालिसिस किया गया था, जैसे ट्विटर पर वॉशिंगटन स्टेट यूएस में लोगों की ट्रैफिक सेफ्टी को लेकर क्या फीलिंग है। तो ये डेवलपमेंट चैलेंजेस से कैसे जुड़ता है? असल में पीछे का जो बेस आइडिया है वो एक ही है, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे यूजफुल इंसाइट्स निकालना। वॉशिंगटन स्टेट वाले केस में रिसर्चर्स ने ट्वीट्स का टोन और कंटेंट देखकर ये समझा कि लोग सेफ्टी मेजर्स के बारे में क्या सोचते हैं और कहाँ पर ट्रैफिक को लेकर ज़्यादा कंसर्न या रिस्क हो सकता है। अब सोचिए अगर यही टेक्निक हम लो इनकम कंट्रीज में अप्लाई करें, जहाँ पर रोड सेफ्टी का ऑफिशियल डेटा कम मिलता है, तो ये रियल टाइम फीडबैक पॉलिसी मेकिंग में बहुत काम आ सकता है। और बात सिर्फ एकेडमिक लेवल तक ही नहीं है। रिपोर्ट में गूगल के कम्युनिटी मोबिलिटी रिपोर्ट्स का भी जिक्र है। मुझे याद है पैंडेमिक के टाइम पर उन्होंने लोकेशन डेटा को अनोनिमाइज करके बताया था कि लोग कहाँ जा रहे हैं, उनके मूवमेंट पैटर्न्स कैसे चेंज हो रहे हैं, और वो भी पूरे देशों के लेवल पर। हाँ, वो डेटा उस टाइम पे बहुत वैल्यूबल साबित हुआ था। और खास बात ये थी कि वो ग्लोबल लेवल पर कंपैरिजन अलाउ करता था। पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स उस डेटा की मदद से समझ सकते थे कि उनके देश में रिस्ट्रिक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ा, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, और बाकी देशों से कंपेयर कर सकते थे। ऐसा रियल टाइम और कंपैरेटिव डेटा एक ग्लोबल क्राइसिस में बहुत पावरफुल टूल बन गया था।
वैसे ही ऊकला का ग्लोबल इंडेक्स ऑफ इंटरनेट स्पीड्स भी रिपोर्ट में मेंशन्ड है, जो कि लोगों के खुद के किए हुए स्पीड टेस्ट पर बेस्ड होता है। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है रीपर्पसिंग का। गवर्नमेंट्स या फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इस डेटा से ये जान सकते हैं कि कहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है और कहाँ ब्रॉडबैंड इन्वेस्टमेंट अर्जेंटली नीडेड है। सच में सोचिए तो सिर्फ एक स्पीड टेस्ट रन करना भी बड़े पर्पस को सर्व कर सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट डेटा को कंबाइन किया जा सकता है। जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए इन्वेस्टमेंट वहीं किया जाए जहां पहले से 3G या 4G नेटवर्क कवरेज ठीक है, और ये सिनर्जी तो ऑब्वियस लगती है जब आप ध्यान से सोचें। बिल्कुल, जब आप अलग अलग डेटा सेट्स को लेयर करते हैं तो समझने का नजरिया बहुत डीप और रिच बन जाता है। इससे डिसीजन मेकिंग ज़्यादा स्मार्ट और इम्पैक्ट वाला हो जाता है कि रिसोर्सेज कहाँ यूज़ करें जिससे ज़्यादा फायदा हो। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट डेटा को पब्लिक गुड के लिए यूज़ करना इतना ईजी नहीं होता। सही कहा। रिपोर्ट में कुछ बड़े चैलेंजेस का भी जिक्र है, जैसे डेटा एक्सेस करना ही बहुत मुश्किल होता है, खासकर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से। उनका अपना कमर्शियल कंसर्न होता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा बैरियर है। इन कंपनीज के पास बहुत सारा वैल्यूएबल डेटा होता है, लेकिन उसको एक्सेस करना आसान नहीं होता क्योंकि लीगल और कॉमर्शियल फ्रेमवर्क्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर दूसरी चैलेंज है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी। वो खुद ही उस डेटा को एनालाइज करके समझ नहीं पाते। इसलिए इस गैप को भरने के लिए पॉलिटिकल विल और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ताकि छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स को बड़ा स्केल दिया जा सके, सिर्फ ट्रायल तक सीमित न रहें। ठीक है, चलिए अब हम गियर स्विच करते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे मेन रिसर्च एरिया की, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना। ये तो बेसिक लेयर जैसा लगता है ना? वही चीज़ जो बाकी सब कुछ पॉसिबल बनाती है। रिपोर्ट में भी ये बहुत स्ट्रांगली बोला गया है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, ताकि डेटा को कलेक्ट किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके, स्टोर, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। और रिपोर्ट इस बात को भी हाईलाइट करती है कि कितनी बड़ी डिस्पैरिटीज़ हैं, मतलब डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ना सिर्फ देशों के बीच बल्कि एक ही देश के अंदर भी। अगर किसी बड़े पॉपुलेशन हिस्से को डिजिटल नेटवर्क्स और ज़रूरी टूल्स तक बेसिक एक्सेस ही नहीं है, तो फिर डेटा को लोगों की ज़िंदगी बेटर करने के लिए प्रॉपरली यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं होगा। यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कवरेज को एक क्रूशल फैक्टर के तौर पर मेंशन किया गया है। यूएन ब्रॉडबैंड कमीशन ने भी ये गोल सेट किया है, 2025 तक 75% यूज़र पेनिट्रेशन। अब सवाल ये है कि वहाँ मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? असल में दो मेन चैलेंजेस बताए गए हैं। पहला है कवरेज गैप, मतलब ऐसे एरियाज जो या तो रिमोट है या स्पार्सली पॉपुलेटेड, जहां ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को रोल आउट करना कंपनीज के लिए कमर्शियली फायदा वाला नहीं है। इसको टैकल करने के लिए रिपोर्ट कुछ पॉलिसी सॉल्यूशंस देती है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन को इनकरेज करना, प्रोवाइडर्स के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को बढ़ावा देना, वायरलेस स्पेक्ट्रम को ज़्यादा अफोर्डेबल और अवेलेबल बनाना, और साथ ही नई टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करना ताकि उन टफ इलाकों तक भी पहुंचा जा सके। ये बात तो समझ आती है। सप्लाई साइड को आसान बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सस्ता और प्रैक्टिकल बनाना। लेकिन रिपोर्ट एक और इशू की बात करती है, यूसेज गैप। यानी सिग्नल तो है, लोग कवरेज में भी हैं, पर फिर भी इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? यूजेज गैप कई वजहों से होता है। रिपोर्ट पॉवर्टी, एजुकेशन लेवल, एज और जेंडर जैसे फैक्टर्स को स्ट्रांगली कनेक्टेड बताती है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद लोग डिवाइसेस या डेटा प्लान्स अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर उनके पास ज़रूरी डिजिटल स्किल्स ही नहीं होते कि इंटरनेट का सही तरीके से यूज़ कर सकें। और कई बार सोशो कल्चरल बैरियर्स भी होते हैं। इसलिए पॉलिसीज़ को सिर्फ सप्लाई पर नहीं बल्कि डिमांड साइड पर भी ध्यान देना होगा। अब सवाल ये है कि यूजेज गैप को ब्रिज करने के लिए क्या किया जा सकता है? रिपोर्ट कुछ स्पेसिफिक्स बताती है। हाँ, जैसे कि इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस के लिए टारगेटेड सब्सिडीज देना। कोस्टा रिका और मलेशिया ने ऐसा किया, लोगों की स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स अफोर्ड करने में मदद की। फिर टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज को भी देखा गया ताकि बेसिक मोबाइल डिवाइसेस और एक्सेसिबल बन सकें। और रिपोर्ट एक बहुत ज़रूरी पॉइंट रेज करती है कि लो और मिडिल इनकम देशों में मोबाइल डिवाइस ओनरशिप में जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब महिलाओं के पास डिवाइसेस बहुत कम है। इसलिए विमेन की डिजिटल इंक्लूजन के लिए खास प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि लो इनकम देशों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि उनके पास अपना डोमेस्टिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। इससे उन्हें फॉरेन फैसिलिटीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिससे कॉस्ट बढ़ती है।
इसे ट्रम्बोनिंग कहा गया है और काम स्लो हो जाता है। हाँ, ये वाकई में एक क्रिटिकल बॉटलनेक है। जब डेटा को सिर्फ एक्सचेंज करने, स्टोर करने या प्रोसेस करने के लिए बहुत लंबी दूरी तक ट्रैवल करना पड़ता है, तो इससे कॉस्ट और लेटेंसी दोनों काफ़ी बढ़ जाते हैं। सोचिए आपका इंटरनेट ट्रैफिक ओवरसीज तक घूमकर वापस लौट रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सर्वर वहीं रखा है, जबकि वो आपके पास ही हो सकता था। रिपोर्ट में ये बात बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज की गई है कि नेशनल लेवल इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स यानी IXPs बनाना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह के लोकल ट्रैफिक हब्स होते हैं इंटरनेट डेटा के लिए। साथ ही साथ हर देश में कोलोकेशन डेटा सेंटर्स भी बनाने की बात की गई है। रिपोर्ट में बोलिविया का जिक्र है, जहां एक नेशनल IXP को लीगल तरीके से मैंडेट किया गया था, और जब उसकी गवर्नेंस में सुधार आया तो लोकल मार्केट प्लेयर्स का उस पर ज्यादा भरोसा बनने लगा। ये सारी बातें एक ही बात पर जोर देती हैं कि लोकल डिजिटल इकोसिस्टम बनाना कितना ज़रूरी है। और आखिर में रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स भी बताए गए हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटवर्क्स का ज़्यादा इस्तेमाल, खासकर बिग डेटा एनालिसिस के लिए, और साथ ही लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बढ़ती हुई भागीदारी। ये वाकई में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर देती है बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के, और ओपन सोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ना, इसका मतलब है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में टेक्निकल टैलेंट और कोलैबोरेटिव स्पिरिट दोनों बढ़ रहे हैं। इससे हर देश अपनी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाने और मेंटेन करने के काबिल बन सकता है। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के 2 मेन एरिया एक्सप्लोर किए। पहला, प्राइवेट डेटा को पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज करना, जो कि एक प्रॉमिसिंग लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। दूसरा, मजबूत और इक्विटेबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो कि एक फंडामेंटल नीड है, क्योंकि यही वो कॉर्नरस्टोन है जिससे डेटा का सही इस्तेमाल हो सकता है और लोगों की जिंदगी वाकई में बेहतर बन सकती है। बिल्कुल सही। ये दोनों एरियाज इकोनॉमिस्ट्स और डेवलपमेंट रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझना कि कैसे नए डेटा सोर्सेज को इफेक्टिवली लेवरेज किया जाए और साथ ही एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, यही बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब कुछ करना ज़रूरी है ताकि डेटा सच में लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सके, खासकर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। और अब आखिरी सवाल हमारे लिसनर्स के लिए, हम कैसे वो बैलेंस बनाएं? एक तरफ तुरंत फ़ायदा पाने के लिए इन नए और अक्सर प्राइवेट डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल, दूसरी तरफ धीमी लेकिन ज़्यादा सस्टेनेबल इक्विटेबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम। सोचने वाली बात है। और इसी के साथ हमारा आज का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का डीप डाइव पूरा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब बाकी की बात रेनॉस आपके हवाले। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं, और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे, हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।